जी दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसमें अब हम लोग क्विज 4 करने जा रहे हैं और जो समान अध्ययन से संबंधित है। और इस क्विज में विज्ञान को समाहित किया गया, जिसमें भौतिकी के तीसरे और चौथे चैप्टर जो घटना चक्र के प्रश्नों का यह संग्रह है। हाँ, कुछ प्रश्न एक दो इधर उधर छूट सकते हैं, तो सामान्य से प्रश्न रहते हैं, तो उसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना, आपको लगातार क्विज करते रहना है। इस देखिए पहले बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे सवाल आप जान रहे हैं। इसको आप 2 के स्पीड में या सामान्य स्पीड में एक बार आप देख लें, लेकिन दोबारा जब इसे बनाए तो आप उसका टिक मारते हुए चलें। इस प्रकार से आपका डिस्कशन भी हो जाएगा और आपको पूरा जो प्रश्न है ना वह याद हो जाएगा। याद रखिए, अधिक से अधिक अभ्यास निश्चित सफलता होगी। अभी जो समय चल रहा है वह वैकेंसी का एक बहुत बड़ा कालखंड चल रहा है और इसमें आप हमेशा अपने आप को फोकस रखिए, पढ़ाई को लेकर के सिलेक्शन हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको हम क्या कहते हैं? पहला नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जड़ता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति का नियम। आप भी जान रहे हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें आ जाएगा जड़ता का नियम, जड़त्व का नियम। न्यूटन गति का पहला नियम क्या? अगर वस्तु गति कर रही है तो वह हमेशा गतिमान रहना चाहती है, अगर रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहना चाहती है। हाँ, लेकिन कब काम करेगी? जब इस पर कोई ना कोई बाहर से बल लगाएंगे तब। और इसमें जड़त्व का नियम 2 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या? अगर कोई रुकी हुई है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठे रहते हैं, एकाएक चलना ट्रेन प्रारंभ कर देती है, तो हम किधर झुकेंगे? हम किधर झुकेंगे? हम पीछे की ओर झुकते हैं। तो हम किधर झुकते हैं? पीछे की ओर। याद रखें, पूछेगा, क्योंकि वह विराम से गति में आ रही है और हमारा शरीर कहता है नहीं रुकबे करेंगे, और ट्रेन करा नहीं चलना है। हम कहते हैं नहीं हमको रहना है, मतलब पीछे ही ना झुकेंगे, रहना है तो आगे उसके साथ तो नहीं चल रहा है। और गति का जड़त्व क्या? अगर ट्रेन एकाएक मान लीजिए कि चल रही है और आप इसके साथ चल रहे हैं, अगर एकाएक ट्रेन रुक जाए तो आप किधर झुक जाते हैं? तो हम झुक जाते हैं आगे की ओर। क्यों झुकते हैं? क्योंकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुक गई, ट्रेन कहती है ट्रेन हम रुकेंगे, लेकिन हम क्या नहीं, हम चलेंगे, हमारा शरीर गति में ही है, तो हम क्या करते हैं? नहीं मानते उसका बात, इसलिए आगे झुक जाते हैं। तो यह होता है गति का जड़त्व। आगे प्रश्न देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसको? मतलब काम करने में कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में, उतनी ही ज़्यादा में काम अधिक तेजी से करने में। इसका होगा कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र में कम से कम बल प्रयोग करते हैं, कोशिश करते हैं अधिक से अधिक काम हमारा हो जाए या उतना ही काम हो जाए। साधारण यंत्र में एक व्यक्ति एक संवेदनशील मतलब सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि गहरी सांस अंदर लेता है तो वह तराजू की रीडिंग क्या होगा? तो तराजू की रीडिंग जो होता है ना वह क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए, जब हम 1 लीटर मतलब जब हम सांस लेते हैं ना, तो जैसे 1 लीटर वायु हम लेते हैं, अगर 1 लीटर वायु लेते हैं तो हमारा वजन ग्राम में बढ़ता है, लगभग 1.225 ग्राम हमारा वजन बढ़ जाता है 1 लीटर जैसे ही अंदर लेते हैं। तो स्वाभाविक है, तो हमारा वजन क्या होगा? बढ़ेगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन जो है ना वह अपकेंद्रीय बल वॉशिंग मशीन हो गया, क्योंकि वहाँ सेंटर से जो है सेंटर में एक धुरा लगा रहता है जिससे कि सब चीज़ निकलते रहता है, तो वही होता है वॉशिंग मशीन। अपकेंद्र, केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, उसी को कहते हैं अपकेंद्र। यह वह केंद्र से बाहर की ओर। इसी प्रकार से अगर दूध से मक्खन जो निकालते हैं उस पर जो डोरी लगा रहता है, इसको जब हम खींचते हैं ना, अप डाउन करते हैं, तो ये होता है केंद्र से बाहर की ओर, दूध से बाहर की ओर बल लगता है। इस प्रकार यहाँ पर जो है घी ऊपर आ जाता है, तो यह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है? प्रक्षालन मशीन क्या है? अग केंद्रीकरण के कारण, अपवहन के कारण, परिक्रमण परासरण के कारण कि विसरण के कारण। इसमें है अपकेंद्री, यानी अग ने अपकेंद्री बल, अपकेंद्रीकरण के कारण। अपकेंद्री मतलब होता है अप मतलब क्या होता है? आगे। अप मतलब होता है आगे, मतलब केंद्र मतलब केंद्र से आगे की ओर, आगे जो होता है वह अपकेंद्री बल। जैसे होता है कि आपका वॉशिंग मशीन करता है इसी पे काम। प्रक्षालन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन होता है, और आपका दूध से जो मक्खन निकालते हैं उस सब प्रकार के जो मशीन होते हैं जिसमें बीच में धुरा रहेगा, याद रखना अपकेंद्री पर काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा भी है, दिशा के साथ साथ में मतलब जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, परिमाण दोनों होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी बॉस से स्टार्ट होगा, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब सदिश के अंतर्गत आता है। सदिश के अंतर्गत यहाँ को पूछ रहा है कौन सा नहीं है। देखिए, बॉस है, विस्थापन है, बल है, वेग है, आयतन है। याद रखिए 90% आपका सही हो जाएगा अगर ब वाला लेटर आएगा। जैसे बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, बलाघूर्ण है, समवेग है, आवेग है, ठीक है, जड़त्वाघूर्ण है, ये सब आयतन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? सदिश पूछ रहा है, सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों चाहिए, तो वो वाला खोजिए कौन है? संवेग है, यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, सदिश मतलब जिसमें दिशा परिमाण दोनों, देखिए विस्थापन है, यह है, बल है, जो वेग वो से उत्पन्न होगा वह 90% सही होगा। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बलाघूर्ण हो गया, उसके बाद हो गया, ये सभी सदिश के अंतर्गत आते हैं इत्यादि। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान और गुना वेग बराबर संवेग होता है, और बटा वेग से अनुपात करते हैं, वेग से, तो वेग और वेग कट गया तो बराबर संवेग बराबर क्या हो जाएगा? यानी
समवेग, यहाँ कहते हैं समवेग और वेग के अनुपात, समवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग, अनुपात मतलब वेग से भाग दे, वेग वेग कट गया तो क्या हो जाएगा आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। हाँ, इसी के साथ साथ में जैसे ये क्विज 4 चल रहा है तो क्विज 3 तक चल गया, सामान्य अध्ययन क्विज सीरीज करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे निश्चित रूप से देखिए, काफी उपयोगी है। घटना चक्र का क्विज कराया जा रहा है, एक होता है कि डिस्कशन बोल रहा है, आप उसका उत्तर दे रहे हैं, इसमें ये आधा घंटे के अंदर आपका डिस्कशन के साथ साथ में प्रश्न तैयार हो जा रहा है, इसमें आंसर नहीं दिया गया, आप बनाते चलिए। एक बार पहले आप वीडियो देख लीजिए, अगर आप घटना चक्र आपके पास नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिए, नहीं तो घटना चक्र है तो प्रॉपर वे में घटना चक्र को आराम से घर में टाइम देकर के 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद फिर आप क्विज दीजिए। आप निश्चित रूप से अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा आप काफी ज्यादा एडवांटेज की स्थिति में रहेंगे, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, अपने आप को बस सही तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करते, खाली कोचिंग करने से नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, अपने आप से उसको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करके याद करना पड़ेगा, सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल, बल F बराबर क्या होता है m × a, मतलब मास गुना एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, द्रव्यमान त्वरण ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी घन का आयतन बराबर क्या होता है L3 और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर L स्क्वायर, तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप इकाई में क्या होगी, लंबाई की माप इकाई में यदि घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, यानी ये बराबर हो, दोनों संख्या बराबर, दोनों इधर इधर दोनों बराबर है इसका वैल्यू, तो ये L3 3 कटा स्क्वायर पूरा कट गया, तो L बराबर क्या हो जाएगा 6, आंसर क्या, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। तो और साथ साथ में इसी के साथ जो है अभी बिहार दरोगा का जो है ना प्रीवियस ईयर 2008 से लेकर अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं 2008 से लेकर के अब तक, उसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों का विस्तार पूर्वक जो हल के साथ उसका टेस्ट संडे आयोजित किया जा रहा है। अभी हम एक ही संडे में एक ही टेस्ट दिए हैं, और लेकिन अप टू एग्जाम तक आपको हम 2 टेस्ट कोशिश करना उपलब्ध कराएंगे। आप निश्चित रूप से उस टेस्ट से जुड़िए, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें जो डिस्कशन दिया गया आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। हाँ, अगर आप इस क्विज सीरीज को देखने के बाद अगर उससे जुड़ते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको अधिकतर प्रश्न अभी से ही, जबकि तीसरा ये चौथा क्विज है, अभी से उसमें बहुत सारे प्रश्न मिलते हुए मिल रहे हैं आपको। इसका महत्व, इसका वैल्यू प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हुए आपको अंदाजा लगेगा। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख करके तैयारी करिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। अगला है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, विनाश नहीं होता है, ऊर्जा का सृजन कर सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं, गलत है, परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही यहाँ पे ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, ये सही है, सृजन भी नहीं होता है। ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना विनाश, सिर्फ उसको बदला जा सकता है, किसको, किसी यंत्र के माध्यम से। जैसे मान लीजिए सूर्य से जो ऊर्जा है उसका सूर्य कोई सृजन कर सकता है सौर ऊर्जा को, नहीं, वो सूर्य से ही मिलता है। तो उसमें अगर हम फोटो वोल्टाइक मतलब सोलर प्लेट लगा देते हैं तो जब यह किरण इस पर चलती है और यहाँ पर हमारा बैटरी रहता है और यह बैटरी चार्ज होता है, तो इस बैटरी से जो हमारा कनेक्शन किया रहता है बल्ब, और यह बल्ब क्या होता है, यह बल्ब हमारा जलने लगता है। तो यह ऊर्जा का, सौर ऊर्जा को किसमें, यंत्र लगा करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया सोलर प्लेट के माध्यम से। उसी प्रकार मतलब उसके रूप को बदला जा सकता है। यह हो गया काम, यह बिजली ही बना, लेकिन क्या किससे बना, सोलर से, सौर ऊर्जा से, अब बिजली बन गया ये, तो सिर्फ इसके रूप को बदला जा सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवा में कैसी ऊर्जा, हवा स्थितिज है, केवल हवा रुकी हुई है, नहीं है, हवा में विद्युत है, नहीं है, हवा में केवल गतिज ऊर्जा है, यह बिल्कुल सही है। हवा स्थितिज और रुकी हुई और चलती नहीं, हवा हमेशा चलती रहती है, हवा बहती है, हवा बह। अगला देखते हैं, वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, विंड पावर में जब कौन सा रूप इसमें परिवर्तित होता है, ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। आप आंसर दीजिए, इसमें हो जाएगा विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा हमेशा विंड पावर में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो। जैसे गतिज ऊर्जा में जैसे पवन चक्की हो गया, ये सब लगाया जाता है, जैसे पवन चक्की, ये डेना वाला देखते होंगे, हवा के अनुसार यह गति करते घूमते रहता है। ये आपको गुजरात राजस्थान एरिया में इस तरह से पवन चक्की आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो उसी के नीचे में यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ पे कोई टरबाइन टाइप का लगा दिया तो वह घूमता है और बिजली बनता है, विद्युत हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस प्रकार से यहाँ पर यह आपका जो मुख्य रूप से जो बल्ब होता है ना, वह बल्ब जलने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है। क्या बोले, ट्रेन है, अभी हम जो आपको पहला ही क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, ट्रेन चल रही है, यात्री जो है ना, यात्री का सिर पीछे झुका है, यात्री पहले बैठा था, अब ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ किया, यात्री का सिर पीछे झुका है। तो इसका कारण क्या है, स्थिति का जड़त्व कि गति का जड़त्व कि जड़त्वाघूर्ण कि द्रव्यमान संरक्षण है, तो यह जड़त्व का, लेकिन स्थिरता का जड़त्व। आदमी कहता है हम रुकले रहेंगे, ट्रेन कहता है चलना है, तो स्थिरता का जड़त्व है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने आप को गति में ला सकता है। मतलब एक पूछ रहा है क्या, एक घर्षणहीन पृष्ठ मतलब समतल पृष्ठ है, अगर कोई आदमी सीटी बजाता है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, तो उसमें गति आ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो यह प्रश्न 1 नंबर ऑप्शन सही है। और दूसरा नंबर क्या होता है, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग H परिवर्तित नहीं होगा, यह भी सही है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपका कथन A और R दोनों से, R एक स्पष्ट कथन A और R दोनों सही तो है, लेकिन
लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्यों नहीं स्पष्टीकरण? क्योंकि संवेग का बात करता है, यह गति का बात करता है, दोनों अलग अलग चीज का बात कर रहा है। संवेग द्रव्यमान गुना वेग और गति चाल बराबर दूरी बटा समय, अंतर दोनों में कहीं पर भी रिलेशन नहीं बन रहा है। अगला, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि देखिए हम चलते हैं ना तो मुख्य रूप से घर्षण बल खुरदरा सतह होता है, जिस पर कि अगर हम चल रहे हैं तो हम इधर बल लगा रहे हैं तो ये हमारा अपोजिट बल लगाता है, उल्टा, जिस कारण से हम दूरी को तय करते जाते हैं, स्टेप हमारा बढ़ते जाता है। और घर्षण बल की अगर ये प्लेन सरफेस है और हम इधर लगा रहे हैं, इधर कोनो बल काम ही नहीं कर रहा है, इधर शून्य बल लग रहा है, तो हमारा चलेंगे बहुत स्लो, बल थोड़ा भी काम करता है, हल्का हल्का कुछ ना कुछ तो करता है, लेकिन बिल्कुल शून्य नहीं होता है। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्षों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। भरी हुई गाड़ी है तो चलायमान रखने के लिए, तो उसके बाद इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, जो चलती है उसका भार कम होता है, कि प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, कि प्रारंभ में यानी यहाँ चलायमान से संबंधित कि प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। तो यानी यह कितना गुना की बात कर रहा है ना, तो द्रव्यमान बराबर क्या m होता है और नाव का द्रव्यमान मान लेते n है, और यहाँ पे पूछ रहा है ना मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना पूछ रहा है। तो इसीलिए देखिए यहाँ क्या था, एक नाव में 5 मीटर प्रति सेकेंड से लगता है तो इसका द्रव्यमान 5 से लगा और माइनस n इसका द्रव्यमान 0.5 प्रति सेकेंड के उससे लगा है, और कूदने से पहले संवेग 0 है। तो यहाँ पूछ रहा है, एक मनुष्य नहीं समझे, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना, तो मतलब संवेग है। संवेग की, क्योंकि द्रव्यमान और गुना वेग, द्रव्यमान और वेग का बात कर रहा है। द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है? संवेग। प्रारंभ में संवेग 0 है तो यह संवेग द्रव्यमान 5 से बाद में दूसरा वस्तु वह जो खिसकता है 0.5 से, तो यह संवेग से खिसकता है। तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 5m बराबर क्या हो गया n गुना, इसको लिख सकते हैं क्या 5 बटा 10 5 दूनी 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 m बराबर n, मतलब 10 गुना हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स है। अगला, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके, तो x, y और z दूरी पर रुकेंगे। समान अवरोधक बल जब लगाया गया है तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या कहते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर y बराबर z हो जाएगा। ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, x, y, z नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, x बराबर y बराबर z हो जाएगा, बराबर समान ही रहेगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, v1 स्क्वायर लिख दीजिए बटे हाफ m v2 स्क्वायर बराबर 4/9, हाफ कट गया हाफ, m कट गया m कट गया, यानी v1 बटे v2 स्क्वायर बराबर 4/9, यानी इसका पूरे दोनों के स्क्वायर घटाएंगे, इस पर रूट चल जाएगा, बराबर 2:3। तो 2:3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति कार में है जो विराम में बैठा है और सड़क से कार के पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन, इसके विषय में पूछ रहा है। तो परिवर्तन r से अधिक होगा, प्रतिक्रिया बल r है ना, तो परिवर्तन क्या होगा, हमेशा r से कम होगा, याद रखिएगा। अगला है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या, एक समान त्वरण से जब जा रहा है ना, कि क्षैतिज बना रहा है, एक जगह जैसा बना, क्षैतिज इस प्रकार अनाथ होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार अनाथ होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, इसी प्रकार से अनाथ होगा पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, एक समान त्वरण से जा रहा है टैंकर। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जा रहा है 4 पहिए वाला वाहन जो है बाहरी पहियों पर उल्टेगा कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा, कि बाहर की तरफ फिसलेगा कि अंदर की तरफ फिसलेगा, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो होता है बाहरी पहियों पर उल्टे, क्योंकि यहाँ पर जब आएगा ना तो वह एक तरह से उसमें वेग कोना जब ऐसे घूमता है ना तो वेग में परिवर्तन त्वरण स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जब त्वरण होता है तो ये अपकेंद्री बल इसको खींचता है, जब इसको खींचता है तो यह जो है ना, और इधर से गुरुत्वाकर्षण इसको भी खींच रहा है, उस जगह कोई दूसरा जो बल काम कर रहा है, इस प्रकार से उसके बाहरी चक्के पर उलटने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, भीतरी चक्कों की अपेक्षा बाहरी चक्कों पर। अगला,
मानी बाहर बाहर ही काम करेगा। और जब ये भी है क्या, बाहर की तरफ फिसलेगा, या हो सकता है उलट जाए, या हो सकता है बाहर की तरफ फिसल जाए। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा। अगर इसको आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए एक डोरी है ना, डोरी में कोई पत्थर देकर के हम पत्थर को घुमाते हैं, तो जब तक यह बल काम कर रहा है तब तक तो यह संतुलित अवस्था में घूमते ही रहेगा पत्थर। एकाएक मान लीजिए कि डोरी टूट गया, तो ये थोड़े पत्थर अंदर आके गिरेगा नहीं, पत्थर इसी दिशा में बाहर चला जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आके गिरेगा, तो पत्थर था उस गाड़ी में वही कंडीशन आता है। अगर इसका बैलेंस बिगड़ा, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल अगर आप इधर काम करना बंद किया तो इधर ही पलटी मारेगा वो, समझ गए, उसके दूसरे बाहर वाले पहिए पर, या फिसल सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है, या उलट सकता है। अगला साथ साथ में आपका हमारे प्लेलिस्ट में एसपीटी क्विज करके जो है ना वह उपलब्ध है। आप एसपीटी क्विज जो है उसमें जो शुरुआत के 80 पेज हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्पीडी में होते हैं, वह सब विषय संबंधित है। आप एक बार उसको देख लीजिए, 6 घंटे के आसपास का है, 2 के का स्पीड लगा के 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए कि आप जीएस में काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे। आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, आप देखते रहिए, याद रखिए खाली कोचिंग वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, पहले कंसंट्रेशन होकर पढ़ना सीख लीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, बैठ के पढ़िए और मन लगा के बढ़िया से क्वेश्चन बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, सेट प्रैक्टिस करते रहिए, अपने से डिस्कस करते रहिए, उसके बाद अभ्यास करते रहिए, आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। त्वरण ज्ञात करने का सही तरीका क्या है? त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है, मतलब प्रारंभिक वेग v माइनस यू बटे टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग u हो गया, अंतिम वेग v बटे टी, ये होता है। इसमें किसमें है, तो इसमें जो है ना यानी v माइनस यू बटे टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी हो जाएगा, समय होता है। और एक्सरसाइज 4 इसी में जो है उसका हम लोग अब क्विज का अध्ययन करेंगे। और साथ साथ में अगर हमारा आपको वीडियो या प्रयास अच्छा लग रहा हो, वाकई अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, ताकि हमारी टीम अपनी तत्परता के साथ हमेशा अप टू एग्जाम तक आपके लिए कंटेंट क्विज फॉर्मेट में, ये नहीं कि कोई किताब अपलोड कर दें उसको पढ़ रहे हैं, नहीं, क्विज फॉर्मेट में हम आपको क्वेश्चन वाइज, प्रत्येक प्रश्न वाइज, डिटेल वाइज आपको बताते रहें, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो। उसके बाद अगला एक्सरसाइज 4 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह किसने? ब्रह्मगुप्त थे, ये यहाँ के जो है खगोल शास्त्री थे, उन्होंने सबसे पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित मतलब खींची हुई होती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर कहा जाए तो चार्ल्स मतलब आइजैक न्यूटन साहब ने दिए। उनका कहना यह होता है कि प्रत्येक वस्तु, विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये नहीं कि सिर्फ याद रखिए कि पृथ्वी पे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण हर जगह काम करता है, ब्रह्मांड में काम करता है। विश्व का कोई भी वस्तु, अगर 2 वस्तु आ गया तो वह उसे अपनी ओर आकर्षित खींचता है, इसी को गुरुत्वाकर्षण कहता है। ये आइजैक न्यूटन साहब ने यह दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन साहब। गुरुत्वाकर्षण अगर बल जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल अगर जो हम कहते हैं Gm1 m2 बटे r स्क्वायर, मतलब 2 वस्तु के बीच अगर दूरी होता है ना, जिस भी 2 वस्तु के बीच में दूरी होगी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, यह न्यूटन साहब ने दिया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। निर्वात जहाँ की मतलब वायुमंडल नहीं है, वैक्यूम है पूर्णतः, कि गुरुत्व नहीं होता है, कि वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, कि सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, कि वायुमंडलीय दबाव बहुत ही कम होता है, यह होता है वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, जी का मान 0 हो जाता है। निर्वात में जी का मान, गुरुत्व होता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर साथ साथ में इस कारण से पेशी और अस्थि पर असर पड़ता है अगर अंतरिक्ष यात्री वगैरह जाते हैं। इसलिए बहुत कैल्शियम वगैरह टैबलेट्स लिया जाता है विभिन्न प्रकार के, ताकि जो है वह वहाँ पे सही तरीके से काम कर सके। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ता है अंतरिक्ष, तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कि कम गति से गतिमान रहेगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा, कि अधिक गति से गतिमान होगा। यह अंतरिक्ष से एक सेब गिरा है तो अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में वह गतिमान करते रहेगा, क्योंकि अब वह अंतरिक्ष का एक पिंड का रूप ले लेता है। इस तरीके से वायुमंडल में जितने भी प्रकार के अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ जाते हैं, उसके कचरे मलबे अभी भी अंतरिक्ष में उसी के अनुसार, दूरी के अनुसार से घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक पिंड की भांति दूसरे पिंड के गुरुत्वाकर्षण के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है, और गुरुत्वाकर्षण का वहाँ पर कमजोर गुरुत्वाकर्षण होता है, इस कारण से वह गति से करते रहता है, कहीं खींच करके बाहर नहीं चलाता, उसी एरिया में रहता है। उसके बाद पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि वह शीर्ष भाग से पतली होती है, कि वह बड़े क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति पर रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन के तल के अंदर होती है, वह गुरुत्वाधर तल के अंदर होती है, इस कारण से वह बैलेंसिंग स्थिति पर है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है? दूरी अगर बराबर होता है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, अब जितना है उसका कितना भाग हो जाएगा? अब गुरुत्वाकर्षण जितना बल है ना, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर 2 गुनी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m1 m2 बटे r का स्क्वायर होता है, तो r का दूरी यही ना होता है, दूरी कितना 2 गुनी है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चौथा भाग हो जाएगा, तो मतलब m1 m2 बटे 4 इसी का 1/4 भाग हो जाएगा। यही तो है इसका। जब कोई वस्तु, ये सूत्र याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है F, जो दोनों के बीच बल काम करता है, Gm1 m2
1/r का स्क्वायर काम करता है। यही फार्मूला यहाँ पे लगा है। उसके बाद जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? जब ऊपर से हम वस्तु गिराते हैं तो उसका भार शून्य है, अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तनशील होती है, सभी गलत। उसका भार अपरिवर्तित रहता है, मतलब वहाँ पे वायु एक तरह से नगण्य हो जाता है, प्रतिरोध काम नहीं करता है। भार W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो वह क्या हो जाता है? तो वह अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी हो गया, मोम हो गया, लोहे के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? अगर हम समान ऊंचाई से गिराते हैं और साथ साथ में याद रखिएगा, अगर वहां पर आदर्श वैक्यूम स्थिति है, वायुमंडल नहीं है, तो सभी क्या है? सभी एक साथ पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी, हवा, देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि समान भार की गेंद एक समान, वहां पर अगर ये डायरेक्ट लिखेगा, वहां पर अगर नहीं लिखेगा तो आपको मान के चलना है कि निर्वात की स्थिति है। अगर लिख दिया तो मान के चलना है, तो माध्यम आपको, तो पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेगी, पहले गिरेगी और एक पहले गिरेगी के बाद लकड़ी की गेंद बाद में, और कुछ अंदर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि लोहे का भार अधिक होता है लकड़ी की अपेक्षा, इसीलिए वह पहले गिर जाएगी। और हवा जो है ना, उसके माध्यम में प्रतिरोध देगा, लेकिन उतना अधिक नहीं दे पाएगा जितना वह लकड़ी वाले पर दे देगा। ठीक है, अगला है, एक गेंद ए और बी क्रमशः 10 की ग्रा और 20 मीटर की ऊंचाई पर एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर पहले ए पहुंचेगी, यही पूछ रहा है कि भूमि पर पहले बी, भूमि पर दोनों एक साथ, देखिए वहाँ माध्यम का जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ पर भूमि पर दोनों क्या होगी? एक साथ पहुंचेगी। याद रखिएगा, माध्यम का जिक्र नहीं हो, एक 10 की ग्रा तथा 10 की ग्रा और उसे 20 मीटर, ए और बी दोनों समान भार है ना, दोनों समान भार है, तो एक है, उसको ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है, और प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो गया, तो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh, यही होता है ना जी। तो आप बना ही लीजिए, v स्क्वायर बराबर 2, u का वैल्यू है 0, तो 0 ही रह गया, तो यह हो गया 2gh हो गया, यही हुआ ना। तो v बराबर √2gh, यही हो गया ना। तो मतलब गेंदों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, गेंदों का द्रव्यमान पर वह कोई बात निर्भर नहीं करता है, कहीं द्रव्यमान का जिक्र हुआ नहीं है। तो भूमि पर एक साथ पहुंचेगी, गेंद कितना वजन रही नहीं रहे कोई मतलब नहीं रखता है। अगला, मतलब चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कारण यह बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि उसके बाद कारण निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन करिए। देखें, कथन और कारण दोनों सही है, सही है। कारण कथन को स्पष्टीकरण, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन गलत है परंतु कारण सही है। अब कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी के तुलना में 1/6, मतलब इसमें कथन और कारण दोनों सही है परंतु यह उसका उल्लेख नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। 1/6 सही रहता है। चंद्रमा पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, उतना नहीं है, हल्का पल्का है, कम है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार क्या होता है? पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या है? ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सबसे अधिक कम होता है, सबसे ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। याद रखिएगा, गुरुत्वीय तो भूमध्य रेखा पर जो है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे, भूमध्य रेखा होता है जो इक्वेटर, ये बीच का लाइन होता है, जैसे ये पृथ्वी है, इसका बीच का लाइन, तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा? ये सबसे कम होगा। और ध्रुवों पर क्या होता है? यहाँ सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। अगला, मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा। याद रखिए, 20 खा लेता है तो आदमी मर जाता है, निमोनिक बता देते हैं, ठीक है, इसीलिए वहाँ सबसे कम रहेगा। आदमी नहीं रहा तो उसका भार नहीं रहेगा। और ध्रुव पर ऊपर जैसे जैसे आदमी जाता है ध्रुव पर, उसका भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। उसके बाद अगला, एक पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? अधिकतम वायु में कि जल में, हाइड्रोजन में कि नाइट्रोजन में? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में। एक पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो हाइड्रोजन में, क्योंकि वह दोनों पर निर्भर करता है। भार जो है ना, भार दोनों पर निर्भर, एक होता है मतलब एक तरह से गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है, और दूसरा जो होता है पिंड पर लगने वाले बल पर। तो पिंड पर लगने वाले बल पर भी यह भार, यह काम करता है। तो यह हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है, तो हल्का है कोई भी पिंड है तो वजन सबसे ज्यादा रहता है, ये सबसे भारी सब है। सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन है। इसीलिए हाइड्रोजन क्यों भरा जाता है गुब्बारा में? क्योंकि हल्का है तो उड़ता है, इसलिए पिंड भी उड़े, मतलब उस पर तो दबदबा बना के रखेगा तो भारी रहेगा। अगला देखते हैं, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय 1 में विस्थापन d का विवरण किस में सही है? किस में पूछ रहा है सही है? तो d/t में कि d/t में, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका मुख्य रूप से जो आंसर हो जाएगा, विरामावस्था मतलब शून्य होता है। और गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड के लिए जब विरामावस्था से शून्य से कोई पिंड जब गिरता है तो s बराबर चाल होता है ½ होता है। ½ जो होता है वह परवल है, पेराबोला का भी सूत्र होता है, पेराबोला ये होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, आप कोई प्रश्न कठिन आ जाता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं बन रहा है, हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा बात कुछ नहीं है भाई। अभ्यास करते रहिए, कठिन भी आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप सीधा सा फंडा जानिए, जो आपको कंसेप्ट लगे नहीं बुझा रहा, सीधा याद कर लीजिए, रट्टा मार
मार लीजिए, अगला बार जब बनाइएगा ना उस आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। एक चिकना अनाथ तल क्षैतिज के साथ 8 कोण पर अनाथ है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया। एक पिंड विरामावस्था से दी गई आकृति कहाँ है, तो मिस्टेक से छूट गया, चलिए प्रश्न को बाद में देखते हैं। 18 है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद वेग क्या होगा। तो 3 सेकंड बाद यह पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। तुरंत कितना है, ए बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड तुरंत से देखो, चाल और वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तुरंत का ऐसे मतलब स्क्वायर होता है। और टी बराबर क्या होता है, 3 सेकंड होता है। तो भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। तो प्रारंभिक वेग का कुछ दिया नहीं है तो 0 है। ए का वैल्यू कितना है, 9.8 है, टी है 3 सेकंड, ये ना, तो उसका वेग क्या होगा, भी बराबर क्या होता है, अगर u प्लस ए टी होता है तो u का मान 0, 9 8 या 24 9 या 27 27 2 29.4, वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, भी बराबर यही होता है, तो 29.4 मीटर पर सेकंड। ये नॉर्मल, ये सब न्यूमेरिकल्स है, इसको बनाते रहिए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स 2-4 को दे देंगे, एडवांटेज में रहिएगा अगर इसको बना दीजिएगा। तो अब जानिए करिए, कोई जो परीक्षा आयोजित करता है ना, वह क्वेश्चन बनाता नहीं है, वो क्वेश्चन जो पूछा गया ना उसको पिकअप करके डालते जाता है। बस आपको प्रीवियस ईयर में पकड़ करना है, वनडे एग्जाम का यही मूल मंत्र है, यही रहस्य है। खाली वीडियो जो शो कर देख रहे हैं ना, वो सब सुधरिए, बता रहे हैं आपको, शो करें, देखिए कंसंट्रेशन बना के अपना बढ़िया से बैठ करके विद्यार्थी की तरह उसको देखिए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा आपके लिए। कहा जाता है ना, ऑक्सीजन आप सोइएगा तो ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन सही से रहेगा ना, याद नहीं होगा, नींद आना आपको शुरू होगा, माथा में गलत विचार आ गया। जब बैठ के आप पढ़िएगा, ठाबान के पढ़िएगा तो एकदम जो पढ़िएगा सटासट याद होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। त्रिज्या 1% कम की बात कर रहा है ना, तो जी का मान क्या होगा, तो अगर मान लीजिए तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा, वह देखा जी अपॉन जी गुना 100 बराबर 2 DR अपॉन R और गुना 100, 2 गुना ही हो जाता है, ठीक है। तो यानी इसका वैल्यू है 1, 2 गुना 1 2% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला, विनाशकारी भूकंप के लिए गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। विनाशकारी भूकंप जो कि काफी ज्यादा भूकंप विनाशकारी, उसका गुरुत्वीय त्वरण 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्रेटर देन अधिक हो जाएगा। अगला है मीटर पर, उसके बाद अगला, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है और उसका जनित त्वरण जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर गुरुत्वीय त्वरण जी है 10 मीटर है, अगर वस्तु पर गुरुत्व जनित त्वरण जी अपॉन 6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। चंद्रमा पर वस्तु के द्रव्यमान की बात पूछ रहा है ना, तो चंद्रमा पर वस्तु का देखें, द्रव्यमान भार भलो बदलता है लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। तो यानी 100 किग्रा अगर वस्तु है तो 100 किग्रा ही उसका रहेगा द्रव्यमान, डायमेंशन वही रहेगा, भार भलो, W बराबर भार क्या होता है, mg, m वही, तो g होता है ना जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वह कहीं पर कम अधिक हो सकता है, वह तब भार भलो 1/6 होता है, 1/6 इसका भार होता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देते हैं, भारहीनता होती है कहाँ। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, निर्वात की स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है उपरोक्त में से। भारहीनता कब होता है, जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति जब शून्य हो जाएगी तो भारहीनता होगी। W बराबर क्या होता है, m × g, यही होता है भार, यही। अब g का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान ही शून्य हो जाएगा तो भार शून्य की स्थिति आ जाएगी। निर्वात सबका कोई जिक्र नहीं है। रेडियम, अब सुमेलित करें, रेडियम का आविष्कार किसने किया, तो मैडम क्यूरी, इसका हो जाएगा 2। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो रोंटगन। चेचक का आविष्कार, चेचक की खोज किया एडवर्ड जेनर साहब ने। इस तरह से मिला लीजिए। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते, क्यों इसलिए नहीं करते कि पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे आकार से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उसके बाद अगला इसका है कि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। पृथ्वी जो, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी कि संपूर्ण सूर्यमंडल इससे कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर, हमें पृथ्वी के केंद्र से गुरुत्वाकर्षण है। हाँ, अक्ष से पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति वहाँ पे शून्य, क्योंकि हम पृथ्वी पर सवार, अपनी गति शून्य है, पृथ्वी की गति के अनुसार हम चलते रहते, इसलिए हमें भारहीनता। जब भी कभी आप फ्लाइट में सफर करिएगा तो आप उसके अनुसार चल जाइएगा। जब तक फ्लाइट मतलब चल रही है ना रनवे पे, तब तक आपको जो लगेगा कि हम भी उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह छोड़ करके ऊपर जाती है तो आपको अनुभव खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह एक पिंड हो जाता है, उसके अंदर हम हो जाते हैं। वही पृथ्वी एक पिंड है, उसके अंदर हम हैं और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगा रही, इसलिए हमें अपना भार का महसूस नहीं होता है। अगला देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा। अचानक लुप्त हो जाए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा। तो देखें यही होगा, W बराबर क्या होता है, mg, और g ही खत्म हो गया तो द्रव्यमान तो रहेगा, तो द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन भार शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया तो पूरे भार क्या हो जाएगा, सुनो ऑप्शन नंबर ये सही है। द्रव्यमान शून्य कहाँ होता है, द्रव्यमान तो रहेगा ना, द्रव्यमान तो है, भार शून्य हो रहा है, द्रव्यमान तो वही है, तो टोटल है द्रव्यमान गुना जी होता है, तो भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान तो उसका रहेगा ना भाई, डायमेंशन तो रहेगा ना, आदमी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही तो है, तो वह तो रहेगा, आयतन को ही तो द्रव्यमान कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है कि चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है कि उसकी गति के लिए आवश्यक, तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण वेग में परिवर्तन करता है, यही ना, इसीलिए तो वह चलायमान होता है। ये सब जो घूमते रहता है तो उसके वेग में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इसके तरफ खींचा रहता है, वेग परिवर्तन की दर
है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ त्वरण काम कर रहा है, वेग परिवर्तन। यहाँ पे क्या, कोना पर हमेशा त्वरण काम करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल जो होता है यही होता है पृथ्वी उपग्रह पर जो होता है। ये मान लीजिए कि यह उपग्रह इसके कक्षा में घूम रहा है, कोई उपग्रह, यही उपग्रह, तो गुरुत्वाकर्षण इसको खींच के रखता है। अभिकेंद्रीय बल यही था, केंद्र की तरफ जो बल लगता है, अभी मतलब अभी केंद्र की तरफ बल लगी, छोड़ेगा तो गायब। ठीक है, अगला, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है, किसके द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है, तो वहाँ पे ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से सिग्नल छोड़ा जाता है और रिसीवर उस सिग्नल को कनेक्ट करता है, उससे हमको दूरी पता चलता है, डॉपलर प्रभाव होता है, श्रोता और ध्वनि स्रोत वाली यहाँ पर स्थिति बनती है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। केंद्र की तरफ उपग्रह चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए कि यह पिंड है, या पिंड है कोई, यहाँ पे पिंड घूम रहा है, इसलिए क्योंकि वह अभिकेंद्रीय बल, अभी केंद्र की तरफ बल काम कर रहा है, इसलिए यह होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। वह अभिकेंद्रीय, देखो आप सॉरी प्रश्न को पढ़ना, केंद्रामुखी बल, या इसी को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल भी का, अपकेंद्रीय बल जैसे होता है, अपकेंद्रीय बल बीच में धुरा है, जैसे मतलब वॉशिंग मशीन होता है, जैसे होता है दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, इस सब में भलो अपकेंद्रीय बल मतलब केंद्र से बाहर अप मारता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यहाँ पे जो आपका है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, कथन सही नहीं है। विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ आवेशों के, देखें यहाँ पे क्या होता है, दुर्लभ बल, यहाँ पे गुरुत्व है, विद्युत चुंबकीय है, दुर्लभ नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यह कथन जो है ना यह सही नहीं है। अगला देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे एक व्यक्ति को अपना भार अधिक कब जो है अधिक मालूम पड़ता है, जब जो है ना अगर लिफ्ट में कोई बैठा है और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो उसका भार अधिक आएगा, अधिक लगेगा, अधिक बढ़ा लेगा, और जब लिफ्ट एकाएक जब लिफ्ट मान लीजिए कि नीचे में आएगा तो उसका भार कम रहेगा, और जब लिफ्ट का डोरी टूट जाएगा ना, इसको जो खींचने वाला डोरी है टूट गया तो समझिए शून्य हो जाएगा। तो अधिक क्या है, जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है तब। अगला है, लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है लंबाई की। देखिए कला आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g। अब आप पढ़िएगा तब आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा तब आपको याद रहेगा। आप डिस्कशन आप कर रहे हैं उसी में तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, आवर्तकाल तो लगभग क्लियर हो जा रहा है ना सब। तो आप इसको तैयार करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान का है जिक्र नहीं है, लंबाई का है जिक्र, लंबाई पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबा होते हैं, कि कुंडली में घर्षण होता है, कि लोलक की लंबाई, घड़ी की लंबाई, लोलक की लंबाई गर्मियों में अक्सर बढ़ जाती है, इस कारण से ऐसा होता है। अगला है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में है, उस लड़की के एक खड़े होने पर प्रदोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। एक मान लीजिए कि यहाँ झूला है, लड़की यहाँ पर बैठी है, तो अगर एक मान लीजिए लड़की यहाँ पर इसका सेंटर है, झूला यहाँ से लटका हुआ है, और यहाँ पर लड़की अब यहाँ बैठी है तो ठीक है। अगर वही लड़की यहाँ पर खड़ी हो गई, यहाँ पर जो लड़की को बैठी है, मान लीजिए कि यहाँ बैठी है, अब लड़की खड़ी होगी तो इसका आवर्तकाल कम हो गया ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर खड़ी होगी तो उसका आवर्तकाल, लंबाई कम हो गया, आवर्तकाल तो कम होगा, आवर्तकाल टी बराबर क्या था, 2π√L/g। तो जब खड़ी हुई थी यहाँ से यहाँ पहले लंबाई कितना ज़्यादा था, अब यहीं से यहाँ लंबाई इसका नापा जाएगा, लंबाई क्या हो गया, कम हो गया। जब कम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आवर्तकाल अधिक है। याद रखिए सीधा अगर ऊपर बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, ऊपर घटेगा इधर घटेगा, नीचे अगर कोई अंक रहता है ऊपर अगर बढ़ता है तो नीचे वो यहाँ घटता है, अगर ये घटेगा तो यहाँ बढ़ेगा, उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसको कहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक सामान्य दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो इसका जो है ना कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुँचता है तो उसकी गति विचार शून्य हो जाता है। सामान्य दोलन का आयाम इसका हो जाएगा आपका, दोलन के चरम स्थिति पर तो उसका यह जो होता है ना शून्य हो जाते हैं। कथनों पर विचार करें। उसके बाद पहले कथन पर विचार करिए। तो पहला अगर हम लोग विचार करते हैं तो पहला भी सही है, एक गोला मध्यम स्थान से गुजरता है, तो ये तो कथन ये गलत है। तो इसमें सही कौन सा है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो मतलब 1, 2 और 4 कथन सही है, कथन गलत है। अगला, पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चलती है कब, गर्मी में उसकी लंबाई बढ़ जाती है इसलिए सुस्त हो जाती है, और सर्दी में मतलब शीतकाल में वह तीव्र गति से चलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग मतलब होता है ऐसा बल, अगर उस बल से किसी चीज़ को फेंकते हैं ना पिंड को, तो वह उस पिंड को पार कर जाती है, वही होता है पलायन वेग, वह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा, तो 8 किलोमीटर है तो वह वापस आएगा, तो पृथ्वी पर वापस आ गिरेगा, सही है। अगर 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर उसको फेंकते हैं तो 11.4 तो वह वापस नहीं आएगी, वो मतलब यह पलायन वेग है, मतलब उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, चंद्रमा का होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है कि यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस
अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूलमान से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। मतलब गैस के अणुओं का पलायन वेग होता है ना, चंद्रमा से अधिक होता है। अधिक होने के कारण वहाँ से वह क्या होता है, पलायन कर जाता है। वही पूछ रहा है ना, गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य, गैस अणुओं का जो पलायन वेग गैस का अणु होता है, चंद्रमा का होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। इससे ज़्यादा ही होता है गैस अणु का, तो इसलिए वो वहाँ से छूट जाता है, भाग जाता है, फ्री हो जाता है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करा दिया गया। अगले कुछ सीरीज में हम मिलेंगे, जो इतिहास का कुछ सीरीज होगा। और लगातार जुड़े रहने के लिए, लगातार हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलता है अगले अंक में।